सैटरडे 25 अप्रैल 2015 की सुबह नेपाल में जिंदगी अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, फैमिलीज दोपहर का खाना बना रही थीं और काठमांडू की बिजी सड़कों पर एक वाइब्रेंट सिटी की जानी पहचानी आवाजें थीं। लेकिन ठीक 11:56 पर लोकल टाइम के हिसाब से सब कुछ एक पल में बदल गया। जमीन जोर से हिलने लगी और धरती के अंदर से एक डरावनी आवाज आई। यह सिर्फ एक छोटा सा झटका नहीं था, यह 7.8 मैग्नीट्यूड का एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जिसे बाद में गोरखा अर्थक्वेक के नाम से जाना गया। इसका एपिसेंटर गोरखा डिस्ट्रिक्ट के बारपाक गांव में था, जो कैपिटल काठमांडू से लगभग 72 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। लेकिन इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर पूरे देश और यहां तक कि पड़ोसी देशों में भी महसूस की गई। इस अर्थक्वेक की बहुत बड़ी पावर उस जियोलॉजी में छिपी थी जिसने मैजेस्टिक हिमालयन माउंटेन्स बनाए थे। हमारे प्लैनेट की सरफेस बड़ी, धीरे धीरे मूव करने वाली प्लेट्स से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इंडियन प्लेट लगातार नॉर्थ की तरफ धक्का दे रही है, हर साल लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की स्पीड से यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। यह बहुत बड़ा जियोलॉजिकल कॉलिजन कई दशकों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एनर्जी पैदा कर रहा है। उस फेटफुल अप्रैल के दिन यह जमा हुई एनर्जी अचानक एक मेजर फॉल्ट लाइन के साथ रिलीज हुई। जमीन का रप्चर बहुत बड़ा था, जिससे जमीन जोर से हिलने लगी और पावरफुल सिस्मिक वेव्स सभी डायरेक्शंस में तेजी से फैल गईं। एक शांतिपूर्ण सैटरडे की सुबह को अनइमेजिनेबल कैओस और डिस्ट्रक्शन के सीन में बदल दिया। शुरू के पल सिर्फ डर और कंफ्यूजन से भरे थे। लोग अपने घरों और ऑफिस से भागकर खुली जमीन पर आ गए ताकि ढहती स्ट्रक्चर्स से दूर रहे। कंपन इतना तेज था कि खड़ा होना भी मुश्किल था। बिल्डिंग्स तूफान में पेड़ों की तरह हिल रही थीं, फिर उनमें से कई धूल और मलबे के बादलों में बदल गईं। कंपन हमेशा के लिए महसूस हुआ, हालांकि यह 1 मिनट से भी कम था। जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया, उनके लिए वे सेकंड्स डर की एक लाइफ टाइम में बदल गए। हवा में बिल्डिंग्स के गिरने, शीशे के टूटने और फंसे हुए या घायल लोगों की आवाजें गूंज रही थीं, जो हिमालयन नेशन में अभी अभी हुई डिजास्टर की एक डरावनी पिक्चर पेश कर रही थी। अर्थक्वेक की शैलो डेप्थ सिर्फ लगभग 15 किलोमीटर सरफेस के नीचे का मतलब था कि जमीन पर कंपन खासकर गंभीर और डिस्ट्रक्टिव था। सरफेस से यह प्रॉक्सिमिटी रिलीज हुई एनर्जी को बढ़ाती थी, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड काठमांडू वैली में। सिस्मिक वेव्स दूर दूर तक फैली, जिससे नॉर्दर्न इंडिया, तिब्बत, चाइना और बांग्लादेश में झटके महसूस हुए। तुरंत बाद कम्युनिकेशन लाइंस बंद हो गईं और शहरों पर धूल की एक मोटी धुंध छा गई, जिससे कैटास्ट्रॉफी के पूरे पैमाने को समझना नामुमकिन हो गया। हालांकि यह क्लियर था कि नेपाल को 80 से ज्यादा सालों में अपनी सबसे खराब नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ा था, एक ट्रेजेडी जो उसके लैंडस्केप और उसके लोगों को बहुत लंबे समय तक चोट पहुंचाएगी। गोरखा अर्थक्वेक का ह्यूमन कॉस्ट चौंकाने वाला और दिल तोड़ने वाला था। अगले कुछ मिनटों, घंटों और दिनों में ट्रेजेडी का असली पैमाना मलबे के नीचे से सामने आने लगा। पूरे नेपाल में लगभग 9,000 जानें दुखद रूप से चली गईं और घायल लोगों की संख्या लगभग 22,000 तक पहुंच गई। फैमिलीज टूट गईं और पूरी कम्युनिटीज मिट गईं। भूकंप ने 8 मिलियन से ज्यादा लोगों को इफेक्ट किया, जो नेपाल की टोटल पॉपुलेशन का 1/4 से ज्यादा है, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए और एलिमेंट्स के संपर्क में आ गए। सर्वाइवर्स की तलाश समय के खिलाफ एक डरावनी दौड़ थी, क्योंकि रिलेटिव और पड़ोसी अपने नंगे हाथों से मलबे को खंगाल रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कोई आवाज सुनाई दे या उन्हें कोई अपना जिंदा मिले। जान के तुरंत नुकसान के अलावा अर्थक्वेक ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया। 6 लाख से ज्यादा घर और स्ट्रक्चर्स या तो पूरी तरह से नष्ट हो गए या गंभीर रूप से डैमेज हो गए, जिससे खासकर ग्रामीण गांवों और काठमांडू के हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट्स में तबाही का मंजर था। इनमें से कई बिल्डिंग्स ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करके बनाई गई थीं, जिनमें ईंट या पत्थर और मिट्टी का मोर्टार लगा था, जो तेज कंपन को झेल नहीं पाए। पूरे गांव, खासकर एपिसेंटर के सबसे नजदीकी डिस्ट्रिक्ट्स जैसे गोरखा और सिंधुपाल चौक, मलबे में बदल गए। घरों के नुकसान से एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ, जिससे लाखों लोग टेम्परेरी शेल्टर्स, टेंट या खुले में रहने को मजबूर हो गए। उनके सिर पर छत के बिना एक अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। अर्थक्वेक ने सिर्फ घरों को ही नहीं तोड़ा,
इसने नेपाल की कीमती कल्चरल सोल को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। काठमांडू वैली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्राचीन चौकों, मंदिरों और मॉन्यूमेंट्स का घर है जो सदियों से देश के रिच हिस्ट्री और आर्टिस्टिक हेरिटेज के सिंबल के रूप में खड़े रहे हैं। भूकंप ने उनमें से कई को बेरहमी से गिरा दिया। आइकॉनिक 9 मंजिला धरहरा टावर काठमांडू में एक प्यारा लैंडमार्क एक ठूंठ में बदल गया। काठमांडू, पाटन और भक्तपुर के हिस्टोरिक दरबार स्क्वायर्स अपने इंट्रिकेट पैलेस और मंदिरों के साथ बहुत ज्यादा डैमेज हुए। इन अनरिप्लेसेबल स्ट्रक्चर्स का नुकसान सिर्फ एक आर्किटेक्चरल नुकसान नहीं था, बल्कि नेपाली लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी और प्राइड पर एक गहरा घाव था, जिससे एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ जिसे कभी भरा नहीं जा सकता था। भूकंप की डिस्ट्रक्टिव पहुंच धरती के सबसे ऊंचे पॉइंट माउंट एवरेस्ट तक फैल गई। झटकों से एक बहुत बड़ा हिमस्खलन हुआ जो एवरेस्ट बेस कैंप से होकर गुजरा, जहां सैकड़ों क्लाइंबर और गाइड अपनी चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। बर्फ और चट्टान की दीवार पहाड़ से नीचे गिर गई, अपने रास्ते में टेंट और लोगों को दफना दिया। इस एक घटना में कम से कम 19 क्लाइंबर और सपोर्ट स्टाफ की जान चली गई, जिससे यह पहाड़ के इतिहास का सबसे खतरनाक दिन बन गया। सैकड़ों और ऊंचे कैंपों में फंस गए, सुरक्षा से कट गए। एवरेस्ट हिमस्खलन एक कड़ा रिमाइंडर था कि भूकंप का गुस्सा सिर्फ शहरों और गांवों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने प्लैनेट के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी प्रकृति की शक्ति को उजागर कर दिया था। भारी तबाही के बाद नेपाल सरकार ने इमरजेंसी की घोषणा की और तुरंत अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया। नेपाली आर्मी, पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को प्रभावित रीजन्स में तैनात किया गया ताकि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस का नेतृत्व किया जा सके। हालांकि डिजास्टर का बहुत बड़ा पैमाना जल्द ही देश की कैपेसिटी से ज्यादा हो गया। मुश्किल पहाड़ी इलाका, लैंडस्लाइड्स और मलबे से बंद सड़कों के साथ दूर और आइसोलेटेड गांवों तक मदद पहुंचाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना दिया। कई जगहों पर सर्वाइवर्स को शुरुआती क्रिटिकल घंटों में रेस्क्यू के लिए खुद पर और अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहना पड़ा। जो भी टूल्स उन्हें मिले, उनसे मलबे को खोदकर फंसे हुए लोगों को बचाने की बेताब कोशिश कर रहे थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तुरंत और करुणा भरे सपोर्ट के साथ जवाब दिया। भारत और चीन जैसे पड़ोसी देश मदद भेजने वाले पहले देशों में से थे, जिन्होंने स्पेशलाइज्ड सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, मेडिकल पर्सनल और फूड, वाटर और टेंट जैसे जरूरी सप्लाईज भेजे। जल्द ही दुनिया भर के देशों से मदद की फ्लाइट्स काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने लगी। यूनाइटेड नेशंस और कई इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़े पैमाने पर रिलीफ कैंपेन शुरू किए। इस ग्लोबल एफर्ट के बावजूद मदद को कोऑर्डिनेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। काठमांडू में सिंगल रनवे एयरपोर्ट पर भीड़ हो गई, जिससे एक बॉटलनेक बन गया, जिसने उन लोगों तक क्रिटिकल सप्लाईज की डिलीवरी में देरी की जिन्हें उनकी बेताब जरूरत थी। जैसे ही नेपाल के लोग शुरुआती शॉक और दुख को प्रोसेस करना शुरू कर रहे थे, धरती एक बार फिर जोर से हिल गई। मुख्य भूकंप के बाद सैकड़ों आफ्टर शॉक्स आए, जिससे पॉपुलेशन लगातार डर में रही। 12 मई को पहले भूकंप के 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय बाद 7.3 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा आफ्टर शॉक आया, जिसका एपिसेंटर काठमांडू के नॉर्थ ईस्ट में था। इस पावरफुल कंपन से और तबाही हुई, जिससे वे बिल्डिंग्स गिर गईं, जो शुरुआती घटना से कमजोर हो गई थी। इसने नए लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर किया और 200 से ज्यादा अतिरिक्त जानें ले लीं, जिससे ट्रेजेडी बढ़ गई और पहले से ही घुटनों पर खड़े देश के लिए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा गहरा हो गया। रिलीफ एफर्ट्स एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसमें बहुत सी मुश्किलें थीं। पहाड़ी रीजन्स में मदद पहुंचाना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था। हेलीकॉप्टर्स कई कट ऑफ गांवों तक पहुंचने का प्राइमरी साधन बन गए, लेकिन मुश्किल मौसम और ऊंचाई ने उनके ऑपरेशंस को सीमित कर दिया। रिलीफ वर्कर्स, लोकल और इंटरनेशनल दोनों, एक्सट्रीम कंडीशंस में अथक रूप से काम करते रहे ताकि 1. मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सके, 1. फूड और क्लीन वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर सके, 1. और लाखों विस्थापित लोगों के लिए टेम्परेरी शेल्टर्स सेट कर सके। रिकवरी की राह निश्चित रूप से लंबी और मुश्किल होने वाली थी, जिसके लिए नेपाली लोगों और उनके ग्लोबल पार्टनर्स दोनों से निरंतर प्रयास और बहुत ज्यादा रेजिलिएंट पन की जरूरत होगी, जो उनके सबसे बुरे समय में उनकी मदद के लिए आए थे। 2015 का गोरखा अर्थक्वेक हालांकि एक विनाशकारी ट्रेजेडी था, लेकिन इसने एक कठोर पर जरूरी टीचर का भी काम किया, जिसने क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज को उजागर किया और भविष्य के लिए गहरे सबक सिखाए।
सबसे साफ सबक में से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में था। भूकंप ने साफ दिखाया कि बिना रीइंफोर्समेंट के ईंट या पत्थर के चिनाई से बनी पुरानी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स ढहने के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव थीं। इसके विपरीत रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी और सिस्मिक रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई मॉडर्न बिल्डिंग्स ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया, अक्सर कम से कम नुकसान के साथ कंपन को झेल लिया। इसने पूरे देश में स्ट्रिक्टर बिल्डिंग कोड्स, प्रॉपर एनफोर्समेंट और अर्थक्वेक रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को बड़े पैमाने पर अपनाने की तुरंत और नॉन नेगोशिएबल जरूरत को उजागर किया। काठमांडू वैली के अंदर विनाश के पैटर्न से एक और महत्वपूर्ण सबक सामने आया। वैली की मिट्टी नरम और सेडिमेंट रिच है, जिसने कंपन को बढ़ाया और उसकी अवधि को बढ़ाया। इस जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जिसे सॉइल लिक्विफैक्शन के नाम से जाना जाता है, ने कुछ एरियाज में ऊंची बिल्डिंग्स को छोटी बिल्डिंग्स की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसने न केवल ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर्स बनाने के महत्व पर जोर दिया, बल्कि ज्यादा स्मार्ट तरीके से बनाने पर भी जोर दिया। इसने डिटेल जियोलॉजिकल सर्वे और माइक्रोजोनेशन मैप्स की आवश्यकता को बताया। ऐसे मैप्स जो सिस्मिक रिस्क के अलग अलग लेवल्स वाले एरियाज की पहचान करते हैं। ऐसी प्लानिंग शहरी विकास को गाइड कर सकती है। यह सुनिश्चित कर सकती है कि हॉस्पिटल और स्कूल जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे खतरनाक जगहों पर न बनाए जाएं, जिससे भविष्य की घटनाओं में जानें बच सके। डिजास्टर ने नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स की कमजोरी को भी उजागर किया। सड़कों को हुए नुकसान और देश के इकलौते इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ ने रेस्क्यू टीम्स और रिलीफ सप्लाईज के प्रवाह को गंभीर रूप से बाधित किया। इसने ज्यादा लचीले ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में निवेश करने की महत्वपूर्ण जरूरत पर जोर दिया, जिसमें ऑल्टरनेटिव रूट्स और शायद संकट के दौरान इंटरनेशनल रिलीफ फ्लाइट्स को संभालने के लिए अन्य डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करना भी शामिल है। एक प्रभावी डिजास्टर रिस्पॉन्स पूरी तरह से लोगों और रिसोर्सेज को तेजी से ले जाने की क्षमता पर निर्भर करता है। इन नेटवर्क्स में रिडंडेंसी और स्ट्रेंथ बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगले डिजास्टर आने पर बिना किसी क्रिटिकल देरी के जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके। अंततः हमारे जीवन सबसे बड़ा सबक रिजिलिएंट होना, तैयारी और आशा का था। भूकंप में बेहतर तरीके से फिर से निर्माण करने के बारे में एक राष्ट्रीय और इंटरनेशनल बातचीत को प्रेरित किया। न केवल जो खो गया था उसे फिर से बनाना, बल्कि इसे इस तरह से करना जिससे कम्युनिटीज को ज्यादा सुरक्षित और लचीली बन सके। इसमें स्थानीय राजमिस्त्रियों को भूकंप सुरक्षित निर्माण प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जनता को भूकंप के दौरान क्या करना है इसके बारे में शिक्षित करना, और राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर तक मजबूत डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करना शामिल है, जबकि 2015 के निशान अभी भी मौजूद हैं। इस अनुभव ने नेपाल के भीतर अपने स्थान की अपरिहार्य जियोलॉजिकल वास्तविकताओं के लिए तैयारी करने का एक मजबूत रिजॉल्व पैदा किया, जो अतीत के दर्दनाक सबकों को एक सुरक्षित भविष्य की फाउंडेशन में बदल रहा है।